स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अजय गैलरी 0081 पर। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यूपी-टीटी और सुपर टेट दोनों में ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का तरल मोजंक मॉडल किसने दिया था? तो आंसर आप जल्दी से सोचिए अपने मन में और मैं बताता हूँ आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर आपने सोच ही लिया होगा इसका क्या होगा। फिर चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर है बी, कैटल। इसका सही आंसर है कैटल। और कैटल वही हैं जो जिन्होंने तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ए वुडवर्थ, बी स्किनर, सी कोहलर, डी गुथरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कोहलर। यह कोहलर वही हैं जिन्होंने अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत दिया है और इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और इनकी किताब का नाम है मेंटालिटी ऑफ एप्स। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टैट परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? ए 13, बी 31, सी 21, डी 17। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए 13, बी 31, सी 21, डी 17। इसका राइट आंसर है बी 31 कार्ड। जी हाँ, टैट यानी कि थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में 31 कार्डों का प्रयोग होता है, जिसका हिंदी रूपांतरण है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड का प्रयोग होता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है और एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का ही प्रयोग किया सकता है। प्रत्येक कार्डों पर चित्र बना रहता है जिसके आधार पर कहानी बनानी होती है और ये मैक्सिमम 2 घंटों का होता है। इसकी खोज अमेरिका में हुई थी और इसकी खोज 1935 में H.A. मुर्रे ने की थी, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाक्यपूर्ण परीक्षण के जनक कौन थे? ए मोरिनी, बी रास, सी सेल्डन, डी रोहडे। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। चलिए बताते हैं, इसका सही आंसर है डी, रोहडे। जी हाँ, इसका सही आंसर है डी, रोहडे। वाक्यपूर्ण परीक्षण से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। यह परीक्षण, वाक्यपूर्ण परीक्षण, व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए टर्मन, बी रॉस, सी गिलफोर्ड, डी स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्किनर, BF स्किनर। इसका सही आंसर होगा BF स्किनर। नंबर 4 सही है इसमें। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? ए हार्वर्ड, नहीं, हेवार्ड एवं और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? ए हेवार्ड एव लॉरेंस्की,
बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी साइमन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए हेवार्ड ओरलेंस्की, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी साइमन। इसका सही आंसर है ए हेवार्ड ओरलेंस्की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग है। ए कृतिभाव, बी आमोद, सी आश्चर्य, डी दैन्य। आपने सही आंसर सोचा इसके बारे में? आपको क्या लगता है इसमें कौन सा सही होगा? जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग है। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग सी, जी सी है आश्चर्य। मैकडूगल द्वारा परिभाषित 14 मूल प्रवृत्तियों व उनसे संबंधित संवेगों में से ये एक है जिसका मूल संवेग होता है आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 6 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मैकडूगल ने 14 संवेगों की खोज किस वर्ष में की थी? एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैकडूगल ने 14 संवेगों की खोज किस वर्ष में की थी? इसका सही आंसर है पहला पढ़ते हैं पहले। ए है 1912, बी है 1916, सी 1908 और डी 1907। इसका सही आंसर होगा सी 1908। क्वेश्चन नंबर 9, अब्राहम मैस्लो के मांग सिद्धांत में कितने तत्व हैं? ए 9, बी 7, सी 6, डी 5। इसका सही आंसर होगा डी 5 तत्व। क्वेश्चन नंबर 10, उद्दीपन अप्रेरणा है। इसमें से चारों विकल्पों में से उद्दीपन अप्रेरणा कौन सी है? ए भोजन, बी भूख, सी दैनिक कार्य, डी खोज। तो इसका राइट आंसर होगा ए भोजन। इसमें से भोजन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि उद्दीपन अप्रेरणा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ए जीन पियाजे, बी बंडूरा, सी स्किनर, डी कोहलर। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ए जीन पियाजे, बी वंडूरा, सी स्किनर, डी कोहलर। तो इसका सही आंसर है बी वंडूरा। जी हाँ, वंडूरा ही हैं जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रावेल का जन्म किस देश में हुआ था? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा? जी, इसका सही आंसर है डी जर्मनी। फ्रावेल जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? ए वुडरो, बी वुडवर्थ, सी टर्मन, डी बिने। इसका सही आंसर है सी टर्मन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सीखने का वक्र है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं।
ऑप्शन नंबर सी है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। और आखिरी और चौथा नंबर है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। हमें क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि सीखने का वक्र किसके बारे में बात करता है। सीखने का वक्र है सीखने की प्रगति के सूचक है, बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, या ऑप्शन सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या फिर ऑप्शन डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। इसमें ऑप्शन सही है ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के वक्र से हमें सीखने की प्रगति के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है थ्रस्टन या लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। थ्रस्टन या लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, ऑप्शन सी बुद्धि के, या फिर ऑप्शन डी मूल्य। इसका सही आंसर है बी अभिवृत्ति। थ्रस्टन या लिकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अधिक सृजनशील व्यक्ति हो सकता है। अधिक सृजनशील व्यक्ति हो सकता है। ऑप्शन ए अधिक बुद्धिमान, ऑप्शन बी कम बुद्धि वाला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी केवल ए सही है। आपको क्या लगता है इसमें क्या सही होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने वाला होता है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा भी जाता है, लेकिन इसमें डाउट आप सोचने वाला बात नहीं है। सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आंसर सही है। चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं, बताते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि अच्छा बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति सृजनशील हो, ठीक है। कम बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है। बुद्धि लब्ध और सृजनशीलता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति और कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है। दोनों ही लोग सृजनशील हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता और सृजनशीलता दोनों अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, वो ठीक है, लेकिन यह नहीं है कि जो कम बुद्धि वाला है वो सृजनशील नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा करके सीखना किस विधि में प्रयोग होता है। ए प्रोजेक्ट, बी मॉन्टेसरी, सी किंडरगार्टन, डी सभी। जल्दी जल्दी सोचिए अपने मन में कौन सा आंसर इसका सही होगा। करके सीखना किस विधि में प्रयोग होता है, जिसमें चीज़ों को बच्चों को कुछ चीज़ देकर एग्जाम्पल देकर या फिर उनको कुछ चीज़ें करके सीखने के लिए चीज़ों के बारे में फिर बाद में उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ हमने क्या सीखा क्या जाना। इससे कौन सी ऐसी विधि है जिसमें ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। जी हाँ, इसमें जितने भी दी गई हैं प्रोजेक्ट विधि हो या फिर मॉन्टेसरी में हो, किंडरगार्टन में हो, इन तीनों चीज़ों में ही करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपने 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आंसर पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। जी हाँ, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। ए एप्रेक्सिया, डी डिस्फेजिया, सी ए और बी दोनों, या फिर डी डिसकैल्कुलिया। इसमें कई सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन मौखिक रूप से आप ध्यान रखिएगा कि जब पूछा जाए मौखिक रूप से सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं। फ्रेजिया हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डिस्फेजिया। आप ध्यान रखिएगा जब भी पूछा जाए मौखिक रूप से वर्बल, तो इसमें सही ऑप्शन होगा डिस्फेजिया। इसका
और एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? ए एप्रेक्सिया, बी डिस्फेजिया, सी ए और बी दोनों, फिर डी डिस्कैल्कुलिया। बी सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अभिवृत्ति एटीट्यूड सदैव होती है। ए जन्मजात, बी वातावरण, सी अर्जित, डी अमूर्त। इसका सही आंसर जल्दी जल्दी सोच लीजिए सब लोग मन में। अब बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। एक बार पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अभिवृत्ति एटीट्यूड सदैव होती है, जन्मजात होती है या फिर वातावरण से अर्जित मिलती है या फिर अर्जित की जाती है या फिर अमूर्त होती है। एक बार अगर आप शब्द पर ध्यान देंगे अभिवृत्ति, इसके इंग्लिश पे ध्यान देंगे एटीट्यूड, तो आप इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट जान जाएंगे कौन सा होगा। चलिए कन्फ्यूजन दूर करते हैं और आपको सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्जित। जी इसका सही आंसर है, इसका सही ऑप्शन है अर्जित। जी हाँ, एटीट्यूड जो होता है वो हम अर्जित करते हैं, ना कि हम उसको अपने साथ जन्मजात पाते हैं। वो हमारे जन्म के साथ नहीं आता है, हम उसको समाज में जैसे देखते हैं सीखते हैं वैसे ही उसको अर्जित कर लेते हैं। एटीट्यूड अभिवृत्ति हमारी जो होती है, जो हमारा व्यवहार होता है वो हम बाहर से सीखते हैं, वो हमारा इसलिए अर्जित के अंतर्गत आएगा, ना कि वातावरण या जन्मजात या अमूर्त के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अभिक्षमता एप्टीट्यूड सदैव होती है, जन्मजात, बी वातावरण, सी ए और बी दोनों, डी जन्मजात। अब इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पर तो इसका भी आप सही आंसर खुद ही जान जाएंगे। क्वेश्चन को बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है ए जन्मजात, बी वातावरण, सी है ए और बी दोनों, डी है जन्मजात। तो इसका सही आंसर होगा डी जन्मजात। जी हाँ, अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड हमारी वो ऐसी क्षमता है जो हमारे जन्म के साथ ही हमें मिलती है, वो हम उसको अलग से विकसित नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारा गायक बनना, और ये जो हमारी अभिक्षमता होती है वो अमूर्त शक्ति होती है हमारी। जो एप्टीट्यूड होता है या अभिक्षमता होता है वो हमारा एक अमूर्त शक्ति है। जैसे गायक बनना, कोई किसी को देख के थोड़ा जान पाता है कि ये बंदा गायक होगा, जब वो गाता है तभी जान पाता है कि हाँ ये बंदा गायक है। तो ये जो अभिक्षमता होती है ये अर्जित नहीं की सकती और वातावरण से प्रभावित नहीं होती है। और इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति वो चीज़ है जो हम अर्जित करते हैं और ये वातावरण से प्रभावित होती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है अभिक्षमता, ये सदैव हमारे जन्मजात होती है, जैसे गायक बनना, और ये हमारी एक अमूर्त क्षमता है, मतलब अमूर्त शक्ति है। अभिक्षमता हमारी क्या है? अमूर्त शक्ति। ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि अभिवृत्ति और अभिक्षमता में कौन सी चीज़ अमूर्त शक्ति है या मूर्त शक्ति है। तो जो हमारी अभिक्षमता है वो अमूर्त शक्ति है, जैसे गायक होना, और बी है, और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो अर्जित है और वातावरण से प्रभावित होती है। ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। संख्या दोहराने की प्रवृत्ति होती है, किस वर्ष में पाई जाती है? ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका सही आंसर होगा, सोच लिया आपने? जी बिल्कुल सही। इसका सही आंसर है 3 वर्ष। क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 की तरफ। व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं? जी हाँ, व्यक्तित्व मापन की अब तक कितनी विधियां हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। इसका सही आंसर है बी 3 विधियां। जी हाँ, व्यक्तित्व मापन की अब तक 3 विधियां हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। परिपाक काल किसे कहा गया है?
जी हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा भी जाता है और इस क्वेश्चन को जानने से बाकी क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं। तो इस पर ध्यान रखना है कि चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सही ऑप्शन ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिपाक काल किसे कहा गया है? ए 3 से 6 वर्ष को, बी 14 से 18 वर्ष को, या फिर सी 9 से 12 वर्ष को, और फिर चौथा ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष को। जी हाँ, इसका सही आंसर है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका सही आंसर है सी 9 से 12 वर्ष। जी हाँ, परिपाक काल 9 से 12 वर्ष को कहा जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है। बहुत ही छोटी और आसान सी परिभाषा है संवेग के बारे में, और ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी वुडवर्थ, डी फ्रॉवेल। आप जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर, मैं बताता हूँ आपको। एक बार फिर से क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी वुडवर्थ, डी फ्रॉवेल। जी हाँ, बहुत सही, बिल्कुल इसका ऑप्शन सी सही है, वुडवर्थ। वुडवर्थ की ये परिभाषा है कि संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है। संवेग वो है जो हमको गतिमान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचाने में कौन सहायक सिद्ध नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सहायक सिद्ध नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में जब आता है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सहायक सिद्ध है पर ध्यान दे जाते हैं और नहीं को हम इग्नोर कर देते हैं, और हमारे मन में ये चीज़ आता नहीं कि हाँ इसमें नहीं दिया गया है, तो हम क्वेश्चन पर ढूंढते रहते हैं, आंसर हमको कन्फ्यूज करता रहता है, लेकिन हम क्वेश्चन को कभी सही नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने भी अक्सर एग्जाम में कई बार ऐसे चीज़ पर गलती की है कि मैं नहीं को इग्नोर कर देता हूँ, उस पर ध्यान नहीं देता हूँ और सीधे मैं पढ़ लेता हूँ क्या कौन सहायक सिद्ध है ये पढ़ लेता हूँ, तो गलती हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, ताकि उसका सही आंसर एक बार में ही समझ में आ जाए, दोबारा हमको पढ़ने में टाइम अपना ना खर्च करना पड़े। एग्जाम में ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचाने में कौन सहायक सिद्ध नहीं है? ए पारस्परिक पर निर्भरता, बी सहयोग, सी जैविकीय, डी विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता। इसका सही आंसर होगा सी जैविकीय। चलो क्वेश्चन 26, फ्रावेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम क्या उद्देश्य होना चाहिए? ए इंद्रिय प्रशिक्षण, बी आत्मिक एकता, सी मानसिक विकास, और डी शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है बी आत्मिक एकता। फ्रावेल के दृष्टिकोण से शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए आत्मिक एकता। क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शरीर का नहीं। यह कथन किसका है? ए जलोटा का, बी क्रो और क्रो का, सी किलपात्रिक का, डी जेम्स ड्रेवर का। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये शुरुआती जब हम मनोविज्ञान की किताब पढ़ते हैं BTCI बीएड में, तो इसके शुरुआती जो पेपर होते हैं उसी में इसके बारे में दिया गया है, और बहुत ही कहेंगे कि शुरुआती स्तर की परिभाषा है, जो धीरे धीरे मनोविज्ञान का विकास जब शुरू हुआ था। मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शरीर का नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए जलोटा बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन ए जलोटा सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। गेस्टाल्टवादियों का अधिगम का सिद्धांत है? ए साहचर्य का सिद्धांत, बी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सी प्रभाव का सिद्धांत, डी क्षेत्र का सिद्धांत। बहुत ही ये कहेंगे कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और अक्सर ये सबको पढ़ने में भी आता है, और इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो हमारा डी 28 का बी सही है। जी हाँ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम है? समानता, ऑप्शन ए हमारा है समानता,
यथार्थता, सापेक्षता। ऑप्शन बी है सापेक्षता, समानता, यथार्थता। और ऑप्शन सी है यथार्थता, समानता, सापेक्षता। ऑप्शन डी है यथार्थता, सापेक्षता, समानता। इसमें तीनों बहुत कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, तो इस पर ध्यान रखना हमेशा। ये जो जेन पियाजे का जो नैतिक विकास का क्रम जो है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऑप्शन सी यथार्थता, समानता, सापेक्षता, ये हमारा क्रम है जो नैतिक विकास का क्रम पियाजे के द्वारा बताया गया है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो दूसरा क्वेश्चन भी आप बता ले जाएंगे, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था और डी वृद्धावस्था। जो सही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शैशवावस्था। शैशवावस्था ही वो अवस्था है जिसमें समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और समाज के बारे में चीज़ों को, सिद्धांतों को बारे में जानने लगता है, परंपराओं और सब चीज़ों के बारे में वो समझने लगता है, एक समझ विकसित होने लगती है। तो हमारे इस सीरीज़ की यहीं पर समाप्ति होती है और आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो और हमारी आने वाली बाकी सीरीज़ में भी अच्छे क्वेश्चंस का संकलन तैयार किया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा में उपयोगी हों और आपकी समझ को और विकसित करें, जिससे जैसे कोई पेपर एग्ज़ाम में आता है तो उसके अगर आप जितनी तैयारी किए रहेंगे उसके बेस पे भी एग्ज़ाम दिया जाता है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है ठीक वही क्वेश्चन आएंगे, तो होता नहीं है। लेकिन जब उसके तैयारी बेस पे आपका सही रहेगा तो बाकी क्वेश्चन का आंसर देना भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो आज की सीरीज बस ख़त्म करते हैं, लेकिन हमारे बाकी सीरीज जल्दी आ जाएगी और आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।